अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कर्ल के ऊपर। पीछे हमने डिवर्जेंस के ऊपर डिटेल से बात की थी कि डिवर्जेंस क्या है, क्या उसकी फिजिकल मीनिंग है। तो आज हम बात करेंगे कर्ल के ऊपर कि कर्ल हमारे पास है क्या, क्या उसकी फिजिकल मीनिंग है। जो उसका आंसर आता है पढ़ तो हम देते हैं कि कर्ल हमारे पास किसके को होता है, डेल ऑपरेटर और किसी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर में कर्ल आ जाता है। क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसके दिल की बात होती है, क्या उसकी फिजिकल मीनिंग होती है जो कि हमें बता रही होती है कि कर्ल क्या चीज़ है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इंशाल्लाह आखिर में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम जहीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम कर्ल से। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो कर्ल है वो किसी डेल ऑपरेटर का और किसी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो आंसर मिलता है वो हमारे पास होता है कर्ल। स्टूडेंट, डेल ऑपरेटर हमारे पास सिंपली एक ऑपरेटर होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। जब ये सिंपली डेल होता है तो ये सिंपली एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। जब ये एक अलग होता है, बिल्कुल अकेला, तो उस वक्त ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। जिस तरह प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, ये तमाम ऑपरेटर जिस तरह, इसी तरह डेल भी एक ऑपरेटर होता है जो कि किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। या तो उसको नए फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है और या उसको ऐसे कैसे रहने देता है और साथ में एक आइगन इक्वेशन दे देता है। ये ऑपरेटर की मेन डेफिनेशन होती है कि ऑपरेटर ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर या तो इस फंक्शन को चेंज कर देगा या ये फंक्शन ऐसे का ऐसा रहेगा और साथ में हमें एक आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो बिल्कुल डेल भी एक, जब अकेला होता है तो ये एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये किसी वेक्टर के साथ आता है तो ये बिहेव करता है एज अ वेक्टर। जैसे हमने डिवर्जेंस में पढ़ा था कि वेक्टर फील्ड के साथ ये मल्टीपल होके डॉट प्रोडक्ट देता है और क्रॉस प्रोडक्ट होके वेक्टर के साथ हमें ये कर्ल दे रहा होता है। तो जब डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो इनका जो आंसर आया उसको हमने नाम दे दिया कर्ल का। अब अगली बात ये कि कर्ल तो सब पढ़ लेती हैं, यही होता है। अब अगली बात ये कि कर्ल है क्या, क्या हमें ये बता रहा है, क्या इसकी फिजिकल मीनिंग है, क्या इसका असल मीनिंग है, रियल मीनिंग है। तो स्टूडेंट, कर्ल पहली बात तो ये कि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। पहली बात तो ये कि इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब नेक्स्ट काम बात ये कि इसकी डायरेक्शन में ही इस कर्ल का फिजिकल मीनिंग छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट में पढ़ूंगा, आपने उसको लिख लेना है, याद कर लेना है, वही हमें कर्ल की फिजिकल मीनिंग को बताती है। तो कर्ल किसी भी वेक्टर फील्ड का होता है। पहली बात तो ये कि ये वेक्टर फील्ड का होता है। कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, वेलोसिटी, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है वो उस वेक्टर फील्ड की वो वाली डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रोटेशन दे सकता है। क्या बात स्टूडेंट, दोबारा, हमारे पास जो कर्ल होता है वो किसी भी वेक्टर फील्ड की वो वाली डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी खास पॉइंट के इर्द गिर्द मैक्सिमम रोटेशन दे। तो यहां से क्या बात पता चली कि कर्ल हमें किसके बारे में बताता है, रोटेशन के बारे में बताता है। मैक्सिमम रोटेशन के बारे में ये हमें बता रहा होता है कि मैक्सिमम रोटेशन किसी भी वेक्टर फील्ड में किसी पॉइंट के इर्द गिर्द किस डायरेक्शन में होगी। ये बात पता करने के लिए हमें जो चीज़ की जरूरत पड़ती है वो कर्ल होता है। तो कर्ल क्या, किसी भी वेक्टर फील्ड में वो वाली डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मैक्सिमम रोटेट हो सके। ये कर्ल का फिजिकल मीनिंग होता है। अब हम इसको समझते भी हैं कि क्या हमने ये जो बात की है ये हमें क्या बता रही है। तो सपोज कर लो तो हमने एक ये ऐसे हम इसको समझ लेते हैं। ये सपोज कर लो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे ऐसी एक पाइप है, ये हमारे पास इसमें ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है और उस वाटर की जो वेलोसिटी है वो v है। अब हमने देखा कि
स्टार्ट में जो शुरू में वाटर होता है उसकी वेलोसिटी हमारे पास कम होती है, जैसे जैसे वाटर आगे ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। 11वीं क्लास में हमने डिटेल से देखा था कि जिस तरह वेलोसिटी जो पार्टिकल है, जो वाटर है, वो हम ऊपर की तरफ आते हैं, हम सरफेस की तरफ आते हैं, तो जो वाटर है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब हम इस वाटर में एक ऐसे रिंग रख देते हैं, ऐसे ये नुकेलों वाली ऐसे ये रिंग है, ऐसे हमने रिंग रख दी इस वाटर के अंदर, ऐसे इसके बिल्कुल इस तरह। अब हमने देखनी है कि ये इसकी पोजीशन 1 हम सपोज कर लेते हैं, ये 1 इसकी पोजीशन है। अब हम देखेंगे कि इस जो ये रिंग है इसमें रोटेशन आएगी, इसमें सर्कुलेशन आएगी या नहीं। तो स्टूडेंट जब हमने ऐसे रखा तो सारा पानी इसके अंदर से गुजर जाएगा, रोटेशन स्टूडेंट अब होगी, क्योंकि इधर वेलोसिटी ज़्यादा, इधर जो नीचे वाला पानी होगा उसकी वेलोसिटी कम, तो ये ऐसे ये मूव करेगी लेकिन रोटेशन कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि पानी ज़्यादा इसके ऐसे बीच में से गुजर जाएगा, क्योंकि ये बीच में खाली है और ये इसके ऊपर नुकेल भी इनकी खाली है, तो खाली होने की वजह से पानी सारा इसके अंदर से गुजर जाएगा और इसमें रोटेशन कम होगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको दूसरी पोजीशन के ऊपर डाला और इसको हमने ऐसे रख दिया, ऐसे करते करते हमने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे। अब ये ऐसे पड़ी हुई है, तो अब हमारे पास देखते हैं कि इसमें रोटेशन होगी या नहीं। तो अब ये वाली जो फोर्सेस है ऊपर वाली ये ज्यादा हैं और ये हमारे पास कम फोर्सेस हैं दोनों एक डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर वाली ज्यादा नीचे वाली कम, तो ऊपर वाली की वजह से ये जो रिंग है ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे पानी इसको ऐसे लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब पानी इसमें से नहीं गुजरेगा, पानी सारा इसके साथ लगेगा, इसकी जो वेलोसिटी के साथ सारा पानी लगेगा, जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉरी। अब हमने ये देख ली पोजीशन 2, तो स्टूडेंट इन दोनों पोजीशनों में मैक्सिमम रोटेशन कब आई? जब ये जो रिंग है ये इस पोजीशन 2 के ऊपर आई और हमने ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कर्ल की वो इनसाइड होगी। आ जाता है फिर स्टूडेंट, टेंशन ना लें, आपको इन सारी बातों को हमने लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या हमने इस एग्जांपल से सीखा। तो कर्ल इनसाइड है जिसको हम लेंगे कर्ल इनसाइड और इसको हम लेंगे नेगेटिव, ऐसे। ये हमने इंफॉर्मेशन इससे निकाली। पहले पोजीशन 1 के ऊपर रखा, उस वक्त रोटेशन कम थी, जैसे ही हमने इसको पोजीशन 2 के ऊपर लाया उस वक्त इसकी रोटेशन मैक्सिमम हो गई। स्टूडेंट रोटेशन हमने कल का भी तो रोटेशन की पढ़े था ना, तो इसकी रोटेशन मैक्सिमम होगी। क्या कैसे मैक्सिमम हुई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी, कर्ल इनसाइड जिसको हमने नेगेटिव ले लिया। अब इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि इस पोजीशन के ऊपर इस रिंग की वेलोसिटी, इस रिंग की रोटेशन मैक्सिमम होगी। लेकिन सिंपली अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल ले लेते जो कि आना था नेगेटिव, मतलब कि उसने आना था इनसाइड, मतलब कि रोटेशन होनी थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टूडेंट आ रही ना सारी बातें हमारे पास। तो अगर हम इस वेक्टर फील्ड का, इस वाटर की वेलोसिटी का कर लेते तो उस कर्ल से भी हमें ये पता चल जाना था, उस कर्ल ने भी हमें वो वाली पोजीशन बतानी थी, वो वाली डायरेक्शन बतानी थी जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मैक्सिमम रोटेट कर सके। ये होता है कर्ल स्टूडेंट, ये इसकी असल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग होता है। स्टूडेंट दोबारा कर्ल किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल हमें क्या बताता है? हमें वो वाली पोजीशन बताता है, हमें वो वाला डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मैक्सिमम रोटेशन कर सके। ये फील होता है कर्ल का। तो आई होप आपके इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।